पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश भर में शोक की लहर है और पूरे देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। आपको बता दें कि कल मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनमोहन सिंह के निधन पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के दिल्ली स्थित आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके कार्यों की चर्चा हो रही है। देश में उन्होंने जो वित्तीय काम किए उसकी लगातार चर्चा हो रही है और उन्होंने बतौर वित्त मंत्री, बतौर आरबीआई गवर्नर अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं उसकी चर्चा हो रही है। देश में वित्तीय सुधारों के लिए मनमोहन सिंह जाने जाते हैं, उसकी भी चर्चा हो रही है। इन चीज़ों को और अधिक समझेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। मनमोहन सिंह जो हैं किस तरीके से देश को रिफॉर्म करने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। भर में शोक की लहर है। हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष राज भी जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि उनके निधन पर आज जो शोक संदेश लिखे जा रहे हैं, जो संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं, वो निश्चित रूप से ये बताती हैं कि मनमोहन सिंह किस व्यक्तित्व के नेता थे, किस व्यक्तित्व के वो धनी थे और जो उनकी कार्यकुशलता रही है वो पूरे देश ने देखा है। और यही वजह है कि पूरे देश भर में उनकी चर्चा भी है उनके निधन के बाद उनके कार्यों की। मनीष राज के पास चलते हैं। मनीष राज, देखिए, अर्थव्यवस्था भारत की बदली, अर्थव्यवस्था में एक मजबूती आई, इसके लिए मनमोहन सिंह को जाना जाता है और देखिए जब उनका निधन हुआ है तो तमाम उनके कार्यों की चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए नवीन, पीएम तो थे ही, लेकिन पीएम से पहले जब मैं मानता हूँ पूरे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री इस चीज़ को मानते हैं कि पीएम से ज़्यादा बेहतर एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो इकोनॉमिक्स थे। वो इंडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाए हैं, कई जगह बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में उनके प्रोफेसर के तौर पर रहे हैं। और एक वाक़या यह भी हुआ था कि जब उनका टकराव हुआ था वित्त सचिव के साथ, उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, मैं चला जाऊँगा वहाँ पढ़ाने के लिए। तो अर्थशास्त्र जो की बात हम करेंगे और देश की जो अर्थव्यवस्था, हम कह सकते हैं कि 90 का वो दशक जिस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोला गया, यानी खोलने का मतलब यहाँ यह कहा जाएगा कि जो बंदिशें थीं प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को लेकर के, उन बंदिशों को खोला गया। आयात निर्यात को लिए भी काफ़ी रास्ते खोले गए, आयात में ढिलाई की गई ताकि निर्यात बढ़े और बढ़ा भी था। इसलिए कहा जाता है कि 31 जुलाई मुझे लगता है कि 2091 की बात है, जब बजट उन्होंने पेश किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया जाएगा, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिसको कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है तो एक तरह से इसकी शुरुआत उनको हम जनक भी कर सकते हैं, फादर इंडियन इकोनॉमी, मतलब अब जो एडवांस इकोनॉमी, आज की इकोनॉमी के बारे में हम कह सकते हैं। कई बदलाव उन्होंने किया था, इसके कारण इसका फ़ायदा यह हुआ कि जो हमारे यहाँ आयात है उसमें ढिलाई की, तो आने लगे प्रोडक्ट और निर्यात, खास करके सॉफ्टवेयर में चूंकि उस समय बातें चल रही थी। इसके अलावा उनकी और भी चीज़ें विश्व पटल पे मोर देन 70 कंट्रीज़ में उन्होंने तो सिर्फ यात्रा की थी। उनका एक पहला दौर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और बाद में फिर पीएम तो हुई हैं। तो निश्चित तौर पे उनका जो योगदान रहा, मुझे याद है कि जब उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की थी, जब बजट पेश किया था, तो उन्होंने कहा था कि विश्व की अर्थव्यवस्था एक गाड़ी है, एक रेल है और वो दौड़ रही है एक पटरी पर, और हम एक चलती पटरी से, ट्रेन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसका मतलब यह था मनमोहन सिंह का कि जिधर अर्थव्यवस्था चल रही है दुनिया की, हमें भी उसी में शामिल होना होगा, यानी वो बदलाव हमें भी मानना होगा, स्वीकार करना होगा और उसे लागू करना होगा। यही उनका स्लोगन था मनीष राज, जिसने फिर एक नई कहानी लिखी और जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उदारीकरण के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। उनके कार्यकुशलता की हम बात कर रहे हैं आज उनके निधन के बाद, पूरा देश बात कर रहा है। और जिस उदारीकरण का आपने जिक्र किया और जिस स्लोगन के साथ वो आए और जो उन्होंने भारतीय इकोनॉमी में बदलाव लाया,
वो कहीं ना कहीं एक उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी लाया। निश्चित तौर पर देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और भाजपा, अभी जो वर्तमान सरकार है और जो यूपीए सरकार, घोर विरोधी कर सकते हैं, विपक्ष प्रतिपक्ष की बातें हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक किए हैं और बैठक करके शोक कंडोलेंस उन्होंने पास किया है। तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि आज विश्व की अर्थव्यवस्था में जहां मेरी भागीदारी बन रही है, जहां हम खड़े होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 90 के दशक में शुरुआत हुई थी, तो इसके जनक सूत्रधार इट वाज द मनमोहन सिंह ही थे। तो ये बताता है, तो निश्चित तौर पे आज सभी इस बात को मान रहे हैं। कई आधार भी उन्होंने ही लाया था, आपको शिक्षा का अधिकार भी उन्होंने लाया था, कई बेसिक बदलाव उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में की थी, जिसका आज हमें लाभ मिल रहा है। और 2006 में जो न्यूक्लियर डील भी हुआ था अमेरिका के साथ, तो इसमें भी मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल मनीष जी, देखिए इसकी भी चर्चा होती है। भारत आज अग्रणी देशों की सूची में शामिल है, इसकी भी चर्चा होती है। भारत की इकोनॉमी को लेकर हम बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दूसरे देश जो है वो सीखते हैं, मिसालें देते हैं। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स में बात करें मनीष राज जी, तो देखिए मनमोहन सिंह के वैसे कुछ पॉइंट्स बताइए जो काम आए भारतीय इकोनॉमी को शुरुआत से डेवलप करने में, जब देश को वाकई एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो देश के वित्तीय हालात को एक मजबूती प्रदान करे। कुछ पॉइंट्स बताइए जिससे उन्होंने मजबूती प्रदान की है। निश्चित तौर पे उदारीकरण ही अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, हम कह सकते हैं। उदारीकरण का अर्थ ही हो जाता है कि आप अपने आप को बांधे हुए हैं कई नियमों में। चूंकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात थी, कई ऐसे सेक्टर थे जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए, मतलब कि सरकार ही उसमें भागीदारी करती है, सरकार ही उस प्रोडक्शन में उतरती। लेकिन जब उदारीकरण कर दिया गया, तो यानी निजी प्लेयर हम कह सकते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उनको मौका दिया गया। और मनमोहन सिंह की यह दलील थी कि जब बाजार में उत्पादनकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो वस्तु सेवाएं ज़्यादा तो बनेगी ही, और ऐसे में जब बेचने वाले ज़्यादा होंगे तो उसकी कीमत कम होगी, यानी बाजार का जो मूल्य होगा, यानी उत्पादक के साथ साथ जो वो उपभोक्ता हैं वो जब जाएंगे उस वस्तु और सेवाओं को लेने के लिए, तो उनको एक अच्छा दाम, यानी सस्ता दाम हम कह सकते हैं, कंपिटिटिव मार्केट मिलेगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी यही सोच थी उदारीकरण के लेकर के। और उस समय चूँकि किसी भी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा आपके पास कितना है, मुद्रा का भंडार कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो उस समय एक समय यह भी था कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था। तो फिर मनमोहन सिंह ने ही बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के साथ बात की और एक बड़े मात्रा में अपने देश के सोना को उन्होंने वहां रखा और रख करके वहां से हमने विदेशी मुद्रा प्राप्त किया। मास्टर स्ट्रोक के तौर पे भी देखा जा सकता है। तौर पे नवीन, तो एक मास्टर स्ट्रोक था और $1 अरब से वो सीधे 10 गुना, 2 साल के अंदर में 10 गुना ये बढ़ा था। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े बदलाव थे। मनरेगा उन्हीं के दिन हम कह सकते हैं, शिक्षा में सुधार उन्हीं के था। आधार आज देख लीजिए, आज जितनी भी सरकारी योजनाएं लाभुकों के पास अगर पहुंच रहा है, तो उसमें खास करके वित्तीय मामलों में हम कह सकते हैं कि ऐसे में आपका आधार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज प्रचार भी कहता है कि आप अपने आधार को सबसे बांटे ना, जहाँ जहाँ ज़रूरी है आधार ये लिंक। तो ये उनकी शुरुआत थी, ये उनकी देन थी। तो निश्चित तौर में अगर आज हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में हमारा अब शुमार होने जा रहे हैं, हम चौथी बात, कल तक 5 की बात थी, अब हम चौथी होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शुरुआत, चूँकि अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आता है या जो उपलब्धियाँ आती हैं वो एक दिन का नहीं होता, ओवरनाइट जर्नी नहीं होता है, एक लंबे तौर पर होता है। लेकिन निर्णय लेने वालों को ही याद किया जाएगा। और नवीन, मुझे पूरा विश्वास है, अर्थशास्त्री ज़्यादा इस पर कहेंगे कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को याद किया जाए या न किया जाए, लेकिन एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें जरूर याद किया जाएगा। नवीन, बिल्कुल, देश के वो 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री रहने से पहले उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में काम किया। उससे पहले आरबीआई गवर्नर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उससे पहले वित्तीय सलाहकार भी सरकार में रहे और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और जैसा कि आपने बताया कि बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो देशी मुद्रा को रखे गए, जिसने एक वक्त पर ऐसा फायदा दिया जिसका फायदा पूरे देश को हुआ, और आज उसकी भी चर्चा हो रही है। मनीष राजी, देखिए एक और चीज समझते हैं, मनमोहन सिंह को वित्तीय मामलों का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि फेस भारत में कहा जाता है, एक बड़ा स्टेट्समैन कहा जाता है। और आपने जैसा कि अभी बताया कि लोग उन्हें पीएम के रूप में याद रखे ना रखे, लेकिन वित्तीय मामलों के लिए जो कदम उन्होंने उठाए, भारत के लिए जो उन्होंने आयाम स्थापित किए वित्तीय क्षेत्रों में, उसको लोग कभी नहीं भुला पाएंगे, यह हमेशा याद आएगा।
निश्चित तौर पर देखिए वो 90 का दौर था और 90 के बाद जब शुरुआती चीज़ होती है तो रिजल्ट उस समय नहीं मिलता है, लेकिन अब रिजल्ट उसका आने लगा। 96 में मैं भी MBA पढ़ रहा था तो तब भी बातें समझ में नहीं आती थी। उस समय लिबरलाइजेशन की बात हो रही थी, वैट फेमा की बात हो रही थी, रियलिटीज बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। तब लगता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, लेकिन आप देख लिए कि इन 20 सालों में कहाँ से कहाँ अर्थव्यवस्था चली गई। सॉफ्टवेयर की आप बात कीजिए, आज बिहार और झारखंड के जो स्किल्ड हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो पढ़ते भी हैं पुणे और मुंबई में, और उनकी नौकरियाँ आप देखिए आज हमारे बिहार और झारखंड के कई ऐसे युवा हैं जो सॉफ्टवेयर के मामले में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हम लोगों ने अपना लोहा मनवा लिया है सॉफ्टवेयर में। तो निश्चित तौर पे अगर उस समय उन्होंने इस तरह के फैसले नहीं लेते, उदार नहीं करते, तो निश्चित तौर पे आज ये परिणाम नहीं आता। तो कई ऐसे उन्होंने स्टेप्स उठाए, कई उन्होंने कदम उठाए जो फैसले लिए, जिसका आज भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है और ये लंबे समय तक याद भी रखा जाएगा। थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आते हैं मनीष राज। देखिए, देश के 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे, 2 बार उन्होंने कांग्रेस की सरकार चलाई, और देखिए उनके निधन के बाद से आप भी तमाम लोगों के शोक संवेदनाओं वाले मैसेज को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति की ओर से शोक संवेदना लिखी गई, प्रधानमंत्री की ओर से लिखी गई। मनीष, एक चीज अहम है, राहुल गांधी ने लिखा कि मैंने अपना राजनीतिक गुरु खो दिया है। उनके इस संदेश को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस में मनमोहन सिंह एक राजनीतिक गुरु के तौर पर स्थापित हो चुके थे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने लिखा है कि मैंने अपना राजनीतिक गुरु खो दिया है, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर चूंकि नवीन देखिए, जिस समय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे तब राहुल आज जो है वो राहुल अभी उन्हें सीखने का मौका मिल रहा था। और चूंकि मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर जरूर, लेकिन ये राहुल परिवार के घर से वहाँ सब कुछ हैंडल होता था, हम कह सकते हैं। तो काफ़ी जो बातें होती थी, जो टॉप लेवल की जो पॉलिसी बनती थी, जिस पे डिस्कशन होता था, तो वो जिस कमरे में होता था तब राहुल गांधी भी वहाँ होते थे, बाकी लोग होते थे। तो उन्हें चीज़ों को समझने का, और निश्चित तौर पे जब तर्क वितर्क होता होगा तो डिस्कशन होता हो तो मनमोहन सिंह भी वहाँ होंगे और ये चर्चाएँ होती थी। तो एक कह सकते हैं कि एक पाठशाला रहा और पाठशाला में मनमोहन सिंह जैसे गुरु उनको मिला। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी और ये कह रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है, और ये सच्ची श्रद्धांजलि हम कह सकते हैं राहुल गांधी की ओर से मनमोहन सिंह के लिए। बिल्कुल, तो शोक संवेदनाएं पूरे देश भर में उमड़ रही हैं। एक अर्थशास्त्री के तौर पर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर सभी अपनी अपनी ओर से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष राज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश उनको याद कर रहा है, पूरा देश जो है उनके लिए शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहा है।